नमस्कार मित्रों, मैं अंशुमान सिंह आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद रोहन सर पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ चुके थे। जैसे आपने मौर्य साम्राज्य के 4 शासकों का इतिहास पढ़ा था और उसके बाद आज जो हमारी क्लास है वो मौर्य प्रशासन पर है। किस पर है? मौर्य प्रशासन पर आज हमारी क्लास होगी। आपने ये देखा था कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित हो गया था। आप ये कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की जो सीमा थी वो उत्तर पश्चिम में आधुनिक अफगानिस्तान या हिंदकुश पर्वत तक और दक्षिण में आपने पढ़ा था कर्नाटक के ब्रह्मगिरी और पूरब में बंगाल की खाड़ी और उत्तर में आप देखेंगे तो आधुनिक जम्मू कश्मीर तक के इलाके पर मौर्य साम्राज्य विस्तृत था। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक केंद्रीकृत प्रशासन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य में जो प्रशासन की इकाइयां थी उनको कुछ भागों में बांटा गया था। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की इकाइयों को कुछ भागों में बांटा गया था। वे भाग जो हैं आपके एग्जाम में बार बार वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो प्रशासनिक इकाइयां क्या थी, या कभी कभी उन प्रशासनिक इकाइयों के प्रमुख का नाम पूछ लेता है और कुछ स्थानीय इकाइयां हैं तो उनमें आपको देखेंगे तो उनका विषय भी पूछ लिया जाता है आपसे। तो आज हम केंद्रीय प्रशासन को मुख्य रूप से पढ़ेंगे और साथ में कुछ मौर्यकालीन प्रशासनिक इकाइयों को देखेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वहां पर जाकर के उन वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि तभी आप कंटिन्यू तरीके से चीजों को समझ पाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि मौर्य प्रशासन का विभाजन, मौर्य प्रशासन का विभाजन। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन में के विभाजन में आपको मैंने क्या बताया कि एक विस्तृत मौर्य साम्राज्य की स्थापना मौर्य शासकों के अंतर्गत की गई थी। तो उस साम्राज्य को किस प्रकार से विभाजित किया गया, किस प्रकार से बांटा गया, और जैसे आज आप देखते हैं कि आज आपके भारत में राष्ट्र के बाद राज्य का कॉन्सेप्ट है और राज्य के बाद जिले का कॉन्सेप्ट है और जिले के बाद तहसील का, फिर आपके गांव का कॉन्सेप्ट है। उस तरीके से आपके मौर्य काल में भी आपके प्रशासनिक इकाइयों को कुछ प्रांतों में, कुछ जिलों में और कुछ गांवों में बांटा गया था। तो आप ये देखेंगे कि मौर्य प्रशासन का विभाजन जो हुआ तो उसमें सबसे ऊपर साम्राज्य, साम्राज्य तो आप जान रहे हैं ना, आधुनिक जो राष्ट्र है आपका, आधुनिक जो आपका देश है, उस समय साम्राज्य का कॉन्सेप्ट वही था। ठीक है, जैसे आपका आज जो देश है ये आप देखेंगे पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान तक, अब इधर आप देखेंगे तिब्बत, ठीक है, इस तरीके से, और इधर आप देखेंगे कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, नीचे श्रीलंका। तो ये आपके साम्राज्य हुआ, भारत का ये साम्राज्य हुआ। तो तत्कालीन समय में जो साम्राज्य था उसको साम्राज्य बोले। और साम्राज्य का जो प्रमुख होता था कौन होता था? तो आप यह बोलेंगे कि राजा। राजा जो होता था वो साम्राज्य का प्रमुख होता था। ओके, राजा साम्राज्य का प्रमुख होता था। आप देखिए सामने लिखा हुआ है नेशन। ओके, फिर साम्राज्य के बाद, साम्राज्य के बाद भाई साम्राज्य एक विस्तृत साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। तो एक राजा के अंतर्गत पूरा साम्राज्य अकेले देख पाना बहुत ही मुश्किल था या नामुमकिन था। तो उसने क्या किया कि अपने साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया। तो आप ये देखेंगे कि साम्राज्य के नीचे कुछ प्रांत थे, कुछ प्रांत मेनली आप देखेंगे कि 5 प्रांतों की चर्चा की गई है। संपूर्ण मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा गया है, जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में प्रांतीय प्रशासन में करेंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे प्रांत यानी स्टेट। जो आज आपका स्टेट है वो आप देखेंगे कि आपके मौर्य काल में प्रांत वही था। प्रांत का जो कॉन्सेप्ट है आधुनिक स्टेट के कॉन्सेप्ट से मिलता है। तो प्रांत का जो मुखिया होता था उसे कुमार बोलते थे। कुमार यानी आप ये कह सकते हैं कि राजा के फैमिली का ही कोई व्यक्ति, राजा के फैमिली का ही कोई व्यक्ति, कोई नजदीकी व्यक्ति ही प्रांत का मुखिया होता था। ठीक है, तो कुमार बोलते हैं इसको, या इसे आर्यपुत्र बोलते हैं, आर्यपुत्र भी बोलते हैं प्रांत की मुखिया को। और कहीं कहीं राष्ट्रिक, राष्ट्रिक मिल जाता है आपके प्रांत के मुखिया के नाम को। ठीक है ना, तो 3 मिला, प्रांत को बांटा गया 5 प्रांतों में। देखिए लिखा हुआ है 5 प्रांत। प्रांत को आप स्टेट कह सकते हैं, आधुनिक समय में स्टेट कह सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि प्रांतों के जो मुखिया थे उन्हें कुमार और आर्यपुत्र कहा गया। क्या कहा गया? कुमार और आर्यपुत्र। और नीचे आप आएंगे तो प्रांतों को मंडल में बांटा गया।
आधुनिक सिस्टम में, आधुनिक समय में भी आपके यहाँ मंडल का कॉन्सेप्ट है। कुछ जिले मंडल के अंतर्गत आते हैं, 3-4 जिले आते हैं, जैसे जो प्रणाली है उस तरीके से। तो आप ये देखेंगे कि कमिश्नरी, आज आपके यहाँ कमिश्नरी का कॉन्सेप्ट है, तो वही कमिश्नरी, वही मंडल का कॉन्सेप्ट आपके मौर्य साम्राज्य में भी देखने को मिलता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हमने मौर्य साम्राज्य की कॉपी की है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। तो आप ये देखेंगे कि जिस समय पूरे विश्व में, यहाँ तक कि यूरोपियन कंट्रियों में राष्ट्र का कॉन्सेप्ट भी नहीं आया था, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट भी नहीं आया था, उस समय आपके भारत में इस तरीके से प्रशासन की इकाइयों को बांटा गया था मौर्य शासकों के अंतर्गत या मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। तो आपने क्या देखा कि प्रांत, प्रांत के नीचे मंडल, मंडल को कमिश्नरी आप कह सकते हैं। मंडल का जो मुखिया होता था उसे प्रादेशिक या प्रदेष्टा कहते थे, प्रादेशिक या प्रदेष्टा कहते थे। मंडल के मुखिया को क्या बोलते थे? प्रादेशिक या प्रदेष्टा। आपसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन दे देगा, ये 3-4 क्वेश्चन दे देगा, 4 साम्राज्य दे देगा, प्रांत दे देगा, मंडल दे देगा, आहार दे देगा, ठीक है। उसके बाद इन 4 दे देगा नाम, एक नाम इसमें से कोई हटा देगा, बोलेगा कि कौन सा फॉलोइंग, इसमें कौन सा विकल्प गलत है, गलत विकल्प का चयन करिए। तो लेकिन आपने पढ़ा है तो आपको चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी, देखकर ही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आप क्या देखेंगे? मंडल, मंडल के मुखिया को क्या बोलते हैं? प्रादेशिक, प्रादेशिक या प्रदेष्टा, प्रदेष्टा भी देखने को मिलता है कहीं कहीं। आप और आगे बढ़ेंगे, और आगे आप बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि मंडल को आहार और विषय में बांटा गया, आहार और विषय। जो आधुनिक समय में जो आपका जिला है, जिला जिसे बोलते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट जिसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, वही आहार और विषय के रूप में जाना जाता था मौर्य काल के अंतर्गत, ठीक है। तो आपने क्या देखा? स्टेट, सबसे पहले आपने देखा नेशन, फिर स्टेट देखा, फिर कमिश्नरी देखा, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट देखा। तो आज आपके यहाँ जो जिले का कॉन्सेप्ट है मौर्य काल में वही आहार और विषय का कॉन्सेप्ट था। ये बहुत ही सरल है। आप देखेंगे आहार का जो प्रमुख होता था, आहार का आहारपति या विषयपति, यानी कि जिले का जो प्रमुख होता था उसे आहारपति बोलते थे या विषयपति बोलते थे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, ठीक है। आहार और विषय कभी भी पूछ लेता है कि आधुनिक समय में इसकी तुलना किससे की जा सकती है, तो आप बताएंगे कि जिले से आहार और विषय की तुलना आधुनिक समय में की जा सकती है। क्लियर हुआ होगा आपको? तो आपने साम्राज्य पढ़ा, फिर प्रांत, फिर मंडल, मंडल के नीचे आहार और विषय पढ़ा। आहार और विषय के नीचे थोड़ा आप आएंगे तो आपको एक इकाई मिलेगी, एक प्रशासनिक इकाई मिलेगी, स्थानीय, स्थानीय मिलेगी। कहीं कहीं किसी कुछ पुस्तकों में स्थानिक भी मिलता है। क्या मिलता है? स्थानिक। तो आपने आहार के नीचे जब आप आएंगे तो आपको स्थानीय, स्थानीय नामक एक इकाई मिलेगी मौर्य साम्राज्य की। और जो ये इकाई थी ये 800 गांवों का समूह थी, 800 गांवों की समूह थी। मतलब सोचिए कि 800 गांव इस प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत आते थे। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि स्थानिक के अंतर्गत कितने गांव आते हैं, आपसे पूछ लेगा, सिंपल सा क्वेश्चन। आपने पढ़ा है तो आप 800 गांव आंसर दे देंगे, नहीं पढ़ा तो आप कंफ्यूज रहेंगे। तो स्थानीय, आहार के नीचे स्थानीय, स्थानीय के नीचे और आएंगे आप तो द्रोणमुख। द्रोणमुख एक प्रशासनिक इकाई है जो कि 400 गांवों के समूह से बनी होती है। 400 गांव मिल करके द्रोणमुख नामक मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई बनाते हैं, ठीक है ना। स्थानीय में कितने गांव हैं? तो आपने बोला कि 800 गांव हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि द्रोणमुख में कितने गांव का समूह है, तो आप बोलेंगे 400 गांव का समूह है। और आप आगे बढ़ेंगे तो द्रोणमुख के नीचे जो अगली इकाई है वो है खारवटिक। खारवटिक याद करेंगे आप, 2-3 बार पढ़ेंगे चीजों को तो आपको चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। खारवटिक, और खारवटिक में आप देखेंगे कि 200 गांवों का समूह है। आप देखिए बढ़ते क्रम में जा रहा है नीचे, देखिए 200, 400, 800, दुगना करते चला गया है। तो स्थानीय में 800, द्रोणमुख में 400 और खारवटिक में 200 गांवों का समूह है। चीजें आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि चीजें आपको याद हो गई होंगी कि द्रोणमुख में 400 है, स्थानीय में 800 गांवों का समूह है, और जबकि खारवटिक में 200 गांवों का समूह है। और नीचे आएंगे तो संग्रहण नामक एक इकाई मिलेगी आपको, संग्रहण नामक एक इकाई मिलेगी। और संग्रहण जो है ये 10 गांवों का समूह है। कितने गांवों का? 10 गांवों का समूह है। आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 200 है तो कभी कभी यहाँ पर 100 दे देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो आप लोग 10 याद रखिएगा, ठीक है ना। कितना याद रखेंगे? 10 गांवों के समूह को संग्रहण कहते हैं।
कुछ पुस्तकों में 100 मिसप्रिंट के हिसाब से मिल जाता है आपको देखने के लिए, तो आप उसमें देखिएगा कि वो मिसप्रिंटिंग है, तो उसमें मेनली आपको संग्रहण में 10 गांवों का समूह ही देखने को मिलता है। और आप नीचे आएंगे तो आप ये देखेंगे कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। आधुनिक समय में भी ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, तो ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। और ग्राम का जो मुखिया था उसे ग्रामीणी बोलते थे। क्या बोलते थे? ग्रामीणी। गांव के मुखिया को ग्रामीणी बोलते थे। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव था। तो आपने क्या पढ़ा, एक बार मेरे साथ आप लोग रिवीजन करिएगा। सबसे ऊपर साम्राज्य, साम्राज्य का प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। आधुनिक समय में राष्ट्र, ठीक है। फिर साम्राज्य के नीचे आप आएंगे प्रांत। 5 प्रांतों में मौर्य साम्राज्य को बांटा गया था। और प्रांतों का जो मुखिया होता था, जिसे आप प्रांतपति जानते हैं, तो प्रांतों के मुखिया मौर्य काल में आप देखेंगे कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक के रूप में मिलते हैं। फिर प्रांतों को मंडल में बांटा गया था, कमिश्नरी में बांटा गया था। और मंडल जो था, मंडल के आप मुखिया को देखेंगे तो आप देखेंगे प्रादेशिक और प्रदेश था, प्रादेशिक और प्रदेश था। फिर आप देखेंगे मंडल को देखेंगे तो मंडल जो था, मंडल को आहार और विषय में बांटा गया था। और आहार और विषय का जो मुखिया होता था, या कहिए कि जिला का जो जिला अधिकारी होता था, जैसे आज आपके यहाँ जिला अधिकारी का कॉन्सेप्ट है, तो वही जिला अधिकारी, वही जिले का मुखिया आहार और आहारपति कहलाता था। सॉरी, आहार जिला कहलाता था और आहारपति जिले का मुखिया या विषयपति कहलाता था। फिर आपके जिले को भी स्थानीय में बांटा गया था या स्थानिक में बांटा गया था। स्थानीय 800 गांव का समूह। और नीचे आएंगे तो आपको द्रोणमुख मिलेगा, द्रोणमुख में 400 गांव का समूह। और नीचे आएंगे तो आपको खारवटिक मिलेगा, खारवटिक में 200 गांवों का समूह। और नीचे आएंगे तो आपको संग्रहण मिलेगा, संग्रहण में आपको 10 गांवों का समूह। और संग्रहण के नीचे ग्राम, जो आधुनिक इकाई है। तो मेनली आप लोग यही याद रखिएगा कि साम्राज्य, प्रांत, मंडल, आहार और ग्राम। लेकिन यदि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ एआरओ का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको इन 4 इकाइयों को भी याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये रहा मित्रों मौर्य प्रशासन का विभाजन। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य को इतने भागों में बांटा गया था। अब आइए हम लोग देखते हैं मौर्य प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। तो अब आप हम लोग क्या देखेंगे, मौर्य प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन की बात करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि साम्राज्य सबसे बड़ा, सबसे ऊपर साम्राज्य है। तो साम्राज्य जो था वो राजा के अंतर्गत आता था। तो कहीं ना कहीं राजा जो होगा, राजा जो होगा उसको सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का भी कॉन्सेप्ट होगा। ऐसा मौर्य साम्राज्य में आपको देखने को मिलेगा कि राजा को सहायता के लिए एक मंत्री परिषद, जो आपके यहाँ आधुनिक मंत्री परिषद का कॉन्सेप्ट है, उस मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल का कॉन्सेप्ट आपके मौर्य काल में भी देखने को मिलता है आपको। तो आप ये देखेंगे कि केंद्रीय प्रशासन में आप देखेंगे प्रमुख कौन है? राजा। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं केंद्र में जो प्रमुख होगा, केंद्र का जो मुखिया होगा वो राजा ही होगा। आधुनिक समय में आप देखते हैं। फिर आप देखेंगे कि प्रशासन में मदद के लिए 18 अधिकारियों का एक समूह होता था। राजा को, राजा के प्रशासन में मदद के लिए, राजा को प्रशासन में मदद के लिए 18 अधिकारी, कितने अधिकारी होते थे? 18 अधिकारी। देखिए 18 अधिकारियों का एक समूह होता था। और इन्हें तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उन अधिकारियों के समूह को क्या बोलते थे, जो कि केंद्रीय प्रशासन में राजा की सहायता करते थे? तो आप क्या बोलेंगे? तीर्थ या महामात्र। महामात्र भी मैंने आपको बताया था जब आप अभिलेख पढ़ रहे थे अशोक के, तो महामात्रों की नियुक्ति की बात अशोक करता है। तो वही महामात्र, वही अधिकारी हैं जिनको आप तीर्थ भी कह सकते हैं और महामात्र भी कह सकते हैं। जैसे आज आपके यहाँ कैबिनेट मंत्री होते हैं, जैसे आज आपके यहाँ गृह मंत्री होते हैं, तो वही मंत्री आप देखेंगे कि 18 मंत्री आपके मौर्य साम्राज्य में केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? तो उन्हें क्या बोलते थे? तो मौर्य काल में आप कह सकते हैं 18 मंत्रियों के समूह के द्वारा राजा प्रशासन व्यवस्था का संचालन करता था। और उन 18 मंत्रियों के समूह को तीर्थ या महामात्र कहते थे। ओके ना? तीर्थ या महामात्र कहते थे। देखिए लिखा हुआ है सब कि प्रशासन में मदद के लिए 18 अधिकारियों का समूह होता था, जिन्हें तीर्थ या महामात्र कहा गया। कहीं कहीं महामात्य भी मिल जाता है, महामात्य भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। ये देखिए, ये महामात्य कहीं कहीं ये भी मिल जाता है आपको देखने के लिए, तो कंफ्यूज आप नहीं होंगे। महामात्य या महामात्र कुछ भी मिल जाए। तो आपने क्या देखा? 18 अधिकारियों की समूह के द्वारा
आपके मौर्य साम्राज्य के जो शासक हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रशासन का संचालन कर रहे हैं। और आगे आप बढ़ेंगे, राजा 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 जो होता था उसके सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, वही मंत्रिपरिषद मैं बोला ना 18 अधिकारियों की ही मंत्रिपरिषद है ये। तो राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी और इसके प्रमुख मंत्री, मंत्रिपरिषद के प्रमुख जो मंत्री होते थे वो 3 मंत्री आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पुरोहित मिलेगा, दूसरे नंबर पर युवराज मिलेगा और तीसरे नंबर पर सेनापति मिलेगा। कौन मिलेगा, सेनापति। तो आप ये देखेंगे कि यही युवराज है जो कि आप देखेंगे कि केंद्रीय प्रशासन या आप देखेंगे कि मौर्य प्रशासन में कुमार और आर्यपुत्र का जो कार्य कर रहा है वही है। कौन, आप देखेंगे युवराज। पुरोहित जो धार्मिक कार्यों का प्रमुख होता था, पुरोहित जो धार्मिक कार्यों का प्रमुख होता था। युवराज आप जान ही रहे हैं। सेनापति जो सेना का संचालन करता था, कहीं ना कहीं सैन्य व्यवस्था का जो प्रमुख होता था। तो मुख्य रूप से 3 मंत्री मंत्रिपरिषद में देखने को मिलते हैं। कौन कौन, पुरोहित, युवराज और सेनापति। ठीक है, एक आपसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि इन जो 3 प्रमुख अधिकारी हैं, इन 3 प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती थी। तो एक उपधा परीक्षण, उपधा परीक्षण मतलब कि चरित्र की बेहतरीन अवस्था में जांच पड़ताल की जाती थी इन अधिकारियों की। इनकी चारित्रिक जांच पड़ताल को ही उपधा परीक्षण बोलते थे। तो उपधा परीक्षण के द्वारा इन 3 अधिकारियों की नियुक्ति का कॉन्सेप्ट आपके मौर्य साम्राज्य में देखने को मिलता है। सोचिए कि कितना दूरदर्शी व्यक्ति था वो, कि पहले उनके चारित्रिक जांच पड़ताल कराता था, उसके बाद उन्हें अधिकारी के रूप में नियुक्त करता था। क्योंकि प्रमुख अधिकारी हैं ये 3 आपके मौर्यों के मंत्रिपरिषद के 3 प्रमुख अधिकारी हैं, तो जांच पड़ताल कराना अनिवार्य तो है ही। तो आपने देखा कि उपधा परीक्षण, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो कौन सा परीक्षण, 3-4 परीक्षण के नाम दे देगा आपसे, लेकिन आप याद रखिएगा उपधा परीक्षण, चारित्रिक जांच पड़ताल के बाद इन 3 प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति मौर्य साम्राज्य में की गई। ओके, और आगे बढ़ते हैं आप। तो अब आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य के कुछ अधिकारी और तीर्थ। भाई अधिकारियों को ही तीर्थ कहा गया, तो कुछ अधिकारी जो इन 18 अधिकारियों में जो कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी हैं जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उन अधिकारियों का नाम पढ़ेंगे हम और उनका कार्य पढ़ेंगे। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ जाता है, और जो व्यक्ति नहीं पढ़ा होता है वो इन क्वेश्चनों में फंस जाता है। तो आप ये देखेंगे कि ये यूपी पीसीएस तक के एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकारी हैं। 3 को आपने पढ़ा, पुरोहित को जो कि धार्मिक प्रमुख होता था, युवराज आप जान ही रहे हैं भाई राजा का जो घर का व्यक्ति होगा, प्रांतों का मुखिया होगा, और सेनापति या सेना का जो प्रधान होगा। और आगे आ जाएंगे तो ये क्या है, आप देखेंगे अधिकारी हैं, अधिकारियों के नाम है ये, और ये आपके क्या है, उनके कार्य हैं कि क्या कार्य ये लोग करते थे, इधर लिखा हुआ है। तो सबसे ऊपर देखना, आपने पहले मैंने बताया कि पुरोहित, पुरोहित क्या करता था, तो धर्माधिकारी था, धार्मिक कार्यों का प्रमुख अधिकारी था पुरोहित। ठीक है ना। तो इन 18 तीर्थों में पुरोहित जो था वो धार्मिक कार्यों का प्रमुख था। आपने मंत्री को पढ़ा था, मंत्री भी इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, मंत्री और पुरोहित। ठीक है, दूसरा आपने देखा युवराज, युवराज क्या होता था, राजा का उत्तराधिकारी। मैंने बोला कि राजा के साथ शासन काल में क्या करेगा, प्रांतों का कार्य करेगा। जैसे आपने पढ़ा कि बिंदुसार के समय में उज्जैन का या अवंती का आप देखेंगे कि राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था अशोक को। तो वो जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो वही राजा का उत्तराधिकारी, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बन गया। ठीक है, तो वही आप देखेंगे युवराज जो होता था वो राजा का उत्तराधिकारी होता था। और नीचे आएंगे समाहर्ता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्व विभाग का प्रमुख। जो राजस्व की वसूली होती है आपके भारत में आज भी, आधुनिक समय में भी जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें आप देखेंगे टैक्स कलेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जो आज आपके यहाँ जो आज अधिकार राजस्व अधिकारी होते हैं, उसी राजस्व विभाग का प्रमुख जो होता था उस समय, उसे समाहर्ता बोलते थे। क्या बोलते थे, समाहर्ता। ओके, समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख, युवराज राजा का अधिकारी, राजा का उत्तराधिकारी, और पुरोहित धर्माधिकारी। ठीक है ना, तीनों आपको याद हुआ, बिल्कुल याद हो गया होगा। फिर सन्निधाता, सन्निधाता एक आपको अधिकारी मिलेगा तीर्थों में। ये राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, यानी कि जो आपके देखते हैं कि आज भी आपके भारत की एक संचित निधि है जिससे आपके भारत में जो भी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है उनमें उस संचित निधि से पैसा निकाल करके लगाया जाता है। तो वैसे ही आपके प्राचीन काल में मेनली मौर्य साम्राज्य में सन्निधाता का कॉन्सेप्ट था, जो राजकीय कोषाध्यक्ष का काम करता था। तो आप ध्यान दीजिए कि कहीं ना कहीं कोष का कॉन्सेप्ट आपके मौर्य साम्राज्य में भी देखने को मिल रहा है। कोष का कॉन्सेप्ट, कोष मतलब कि एक आप देखेंगे कि
आप ट्रेजरी सिस्टम, तो ट्रेजरी सिस्टम में आप ये देखेंगे कि कोष है, उसी कोष से आपके साम्राज्य के जो कार्य हो रहे हैं, आर्थिक कार्य हो रहे हैं, वहां से पैसा निकाल करके कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य को आर्थिक दृष्टि से मजबूती प्रदान कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य। इसलिए सन्निधाता का भी कॉन्सेप्ट मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। आप आगे देखेंगे प्रदेष्टा। प्रदेष्टा देखिए यहाँ पे मिला है आपको, मंडल का प्रमुख प्रदेष्टा होता था। और प्रदेष्टा में देखेंगे, प्रदेष्टा कंटक शोधन, प्रदेष्टा जो होता था अधिकारी, वो कंटक शोधन, कंटक शोधन यानी कि फौजदारी। आप देखेंगे कि दो प्रकार के कोर्ट होते हैं, एक फौजदारी कोर्ट, एक दीवानी कोर्ट। ठीक है, आपके रोहन सर आपको पढ़ाएंगे आगे कि ये क्या होते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस की चीजें आपको बताएंगे वो, जब पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करेंगे आपके यहाँ पॉलिटी। तो आप ये देखेंगे कि आप इतना जानिए कि फौजदारी केस होते थे, एक दीवानी। फौजदारी में लड़ाई झगड़ा मारपीट, और दीवानी में आप देखेंगे जमीन जायदाद के जो मामले होते थे, इनको दीवानी के अंतर्गत रखा जाता था। तो प्रदेष्टा जो अधिकारी होता था वो कंटक शोधन या फौजदारी न्यायाधीश होता था। फौजदारी मामलों का न्यायाधीश कौन होता था? प्रदेष्टा। ठीक है, प्रदेष्टा जो होता था वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कंटक शोधन या फौजदारी मामलों का न्यायाधीश होता था। ठीक है, कंटक शोधन आपसे पूछा था क्वेश्चन कि कंटक शोधन फौजदारी मामला। ठीक है, आपको धर्म स्थानीय पूछता है, वो पूछता है दीवानी मामला। ठीक है, तो दीवानी मामलों का जो न्यायाधीश होता है उसे धर्मस्थई बोलते हैं, यहाँ पे याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कंटक शोधन को फौजदारी मामलों का न्यायाधीश बोलते हैं। तो प्रदेष्टा जो होता था वो फौजदारी मामलों का न्यायाधीश होता था, जिसे कंटक शोधन बोलते हैं फौजदारी मामले को। फिर व्यावहारिक, व्यावहारिक देखेंगे, व्यावहारिक जो होता था वो आप देखेंगे धर्म स्थानीय, धर्म स्थानीय या कहीं कहीं धर्म अस्थाई मिल जाता है। तो धर्म स्थानीय यानी दीवानी मामलों का न्यायाधीश कौन होता था? तो आप बोलेंगे व्यावहारिक। व्यावहारिक मतलब आप व्यवहारिक याद रखिएगा, व्यवहारिक। व्यवहारिक कौन होगा? दीवानी मामले का, जो घर जमीन जायदाद का मामला है। ठीक है, जो मारपीट लड़ाई झगड़ा का मामला है आप देखेंगे, वो आप देखेंगे प्रदेष्टा उसका अधिकारी हो जाएगा। और आप देखेंगे लास्ट अधिकारी इंपॉर्टेंट, आटविक। आटविक जो अधिकारी होता था वो वन विभाग का प्रमुख होता था। आज भी आपके यहाँ वन विभाग है, आज भी आपके यहाँ वन विभाग का कॉन्सेप्ट है। तो वही वन विभाग का जो प्रमुख होता था मौर्य साम्राज्य में, उसे क्या बोलते थे? आटविक। तो एक बार फिर से आप पढ़िएगा, पुरोहित धर्माधिकारी होता था, युवराज राजा का अधिकारी होता था, समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, प्रदेष्टा कंटक शोधन या फौजदारी मामलों का न्यायाधीश होता था, व्यावहारिक धर्म स्थानीय या दीवानी मामलों का न्यायाधीश होता था, और आटविक जो होता था वो वन विभाग का प्रमुख होता था। तो मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आज आपकी जो क्लास है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में कह नहीं सकता। आप लोग यदि पेपर सॉल्व करते होंगे पीयूपी पीसीएस तक के, तो आप जानते होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। तो इस क्लास को मित्रों आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस क्लास को पहुंचाइए, और आप भी इन चीजों को बेहतरीन ढंग से पढ़िए और एक नोट्स बनाइए, और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी इस माध्यम से। तो मित्रों इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, अपने मित्रों तक जो कि आपके सहपाठी हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनके तक भी इन क्लासों को पहुंचाएं। मैं इस क्लास को एकदम एक क्रम से लेके चल रहा हूं। तो आपने क्या देखा कि लगभग हम लोग 20 लाख ईसा पूर्व से बात शुरू किए थे, पूरा पाषाण काल से, और हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं? मौर्य साम्राज्य तक। लगभग दूसरी शताब्दी ईसवी ईसा पूर्व तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब कल की क्लास में मौर्य प्रशासन में हम लोग प्रांतीय प्रशासन पढ़ेंगे, और आपके कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास वो भी रहेगी। तो एक दो क्लास और होगी, आपकी छोटी छोटी क्लासें हैं, आप आसानी से इन क्लासों को देख करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक दो क्लासें मौर्य साम्राज्य पे और होंगी। तो मौर्य साम्राज्य को विस्तृत ढंग से हम लोग इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपके किस क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। धन्यवाद मित्रों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।